हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। We saw in class 7 that Paheli and Bhujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experience with the classmates. Other classmates in the class were also eager to share their experience as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some of others has been heard about the Kaziranga National Park and आपका वाइल्ड लाइफ लखनऊ वाइल्ड सेंचुरी। और बेसिकली इस चैप्टर में ये बता रहा है कि हम लोग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखते हैं या फिर जो नेशनल पार्क्स देख रहे हैं उनको कंजर्व कैसे करते हैं, आखिर ऐसा कौन कौन सा ऐसा आपका एनिमल्स है या प्लांट्स है जो एक्सटेंड करते जा रहा है, उनको सेव कैसे करें। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन क्या होता है एंड इट्स कॉजेज, उसका कॉज क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। सबसे पहले देखेंगे, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि सबसे जो डरावना और सबसे खतरनाक चीज़ अभी क्या है हम लोग के लिए, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि किसी भी प्लांट्स का कटना, यहाँ पे उस जगह का खाली हो जाना जिस जगह पे बहुत सारे प्लांट्स, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली ना बहुत सारे रीजन से हो रहा है, हम लोग एक एक करके वो सारा रीजन्स देखेंगे। ठीक है, वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, यानी कि ऐसा नहीं कि जिसको मन किया पेड़ काट के हट गया, नहीं, उसका मतलब ये होता है ना कि किसी और पर्पस, यानी कि वहाँ पे या तो रोड बनाना हो सकता है या फिर कोई फैक्ट्री सेटल करना होता है, मतलब कोई भी एक रीज़न से वहाँ पे जो पेड़ है, वहाँ पे बहुत सारा जो आपका जो लिविंग है उस जगह का एरिया का, उस चीज़ को हटा देना। ठीक है, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस, यहाँ पे कुछ ऐसे पर्पस मेंशन किए गए हैं जिसके वजह से जो वहाँ के पेड़ है उनको काट दिया जाता है। पहला पर्पस क्या है आपका, प्रोक्रिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि किसी भी कल्टीवेशन के लिए लैंड को, वहाँ का लैंड को खाली कर देना। ठीक है, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे हाउस बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री बनाने के लिए, हम लोग पहले बहुत सुनते थे ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते थे कि यहाँ पे पूरा जंगल था और अब क्या है, बहुत सारा घर बन गया। ये जनरली हम लोग अपने लोकल लैंग्वेजेस में सुनते हैं। वाई, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो जितना भी पेड़ है उन सबको काट करके क्या किया जाता है, आपका वहाँ पे फैक्ट्री या हाउस बना दिया जाता है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और जो उसका जो लकड़ी है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, व्हाट टेल मी द 5 यूजेस ऑफ वुड्स, हम लोग पढ़ते थे ना कि वुड आपका जो लकड़ी है उसका कुछ यूज़ बताइए। तो जैसे हम लोग उसका क्या करते हैं, फ्यूल में काम करते हैं या किसी फर्नीचर में बनाने में काम करते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे उस मतलब पेड़ को काट देते हैं। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। Paheli and Bhujo recall the consequences of deforestation. They remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. क्या बोल रहा है कि आपका pollution level को बढ़ाता है, बिकॉज आपका ट्री का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ट्री का काम होता है ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन, जितना ट्री कटेगा ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वो टेम्परेचर यानी कि आपका, जैसे हम लोग अभी देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, हम बाहर देख पा रहे हैं कभी बारिश हो रहा है, कभी सनलाइट मिल रहा है, कभी सनलाइट मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। ठीक है, यानी कि जो एक्सट्रीम चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, वो किसके वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन इसका मेजर रीज़न है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रीज़न है, बट इसका मेजर रीज़न एक डिफॉरेस्टेशन भी है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बोले पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, इट मीन CO2 बढ़ेगा। सबसे पहला क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ उसका, कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हुआ आपका, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, और तीसरा रीज़न क्या है आपका, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन बढ़ा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, और आपका जो ग्राउंड वाटर लेयर है, यानी कि जिससे हम लोग हैंडपम्प से वाटर निकालते हैं, उसका लेयर भी कहाँ जा रहा है, यानी कि मान लीजिए ग्राउंड वाटर का लेयर अभी यहाँ पे था, धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर।
डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, बैलेंस, यानी कि नेचर का जो बैलेंस है, ठीक है, कि अगर समर सीजन है, अभी विंटर सीजन है, कभी कभी आप सुने होंगे कि समर सीजन में बारिश हो रहा है, विंटर सीजन में बारिश हो रहा है, ये जो एक्सट्रीम चेंज आ रहा है, ये जो वेदर कंडीशन में चेंज आ रहा है, हम लोग कभी कभी विंटर सीजन में भी आपका क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, वाई, जस्ट ये जो एक्सट्रीम चेंज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपका डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है इसका, ठीक है। They were told by Professor Ahmed that cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease. यानी कि जैसे जैसे आप पेड़ काटते जाएगा, जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन अधिक मात्रा में होते जाएगा, क्या होगा, रेनफॉल आपका कम हो जाएगा और द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। क्या होगा, फर्टिलिटी, जो सॉइल का, मान लीजिए सॉइल को जो चीज़ रिक्वायर्ड होता है, जो न्यूट्रिशन को चाहिए वो नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होगा वहाँ पे, उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, moreover there will be increased chances of natural calamities such as flood and droughts। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पानी, रेनफॉल ज़्यादा होने लगा, ठीक है, ड्यू टू एनी क्लाइमेट चेंज, क्या होगा, वहाँ पे पानी का लेवल, जैसे मान लीजिए ना कि क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, ये वाला जो एक लैंड है, यहाँ पे पहले बहुत ट्री था, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्री था, हम क्या किए, सारे ट्री को काट के हटा दिए, ये सारा ट्री को हम लोग क्या किए, काट के हटा दिए, तो मेरे पास ये क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ सॉइल बचेगा। अब अगर सिर्फ सॉइल बचा, इट मीन्स अगर यहाँ पे बारिश हो रहा है तो क्या होगा, इस सारे सॉइल को लेकर के चल जाएगा, यानी कि ये सॉइल जो है उसको बहाते हुए चल जाएगा, जो कि यहाँ पे जो ट्री की वजह से जो फर्टाइल लैंड बना था वो फर्टाइल लैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फ्यूअर ट्रीज विल मीन लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल यूज्ड अप एंड रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए ट्री का काम क्या होता है, ट्री का काम होता है CO2 को यूज़ करना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है वो CO2 को यूज़ कर लेता है खाना बनाने के लिए, बट अगर ट्रीज रहेंगे नहीं, प्लांट्स रहेगा नहीं तो CO2 यूज़ करेगा कौन, इट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में क्या इंक्रीज कर जाएगा, CO2 का मात्रा इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे जैसे CO2 इंक्रीज करेगा हम लोग का क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन, ये इंक्रीज करेगा तो क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज CO2 ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब जैसे ही CO2 बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ा, यहाँ पे CO2 के बढ़ने से एक और चीज़ क्या बढ़ता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है आपका, ये जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा टेम्परेचर में क्या बढ़ेगा आपका, हीट। इसको इंटरकनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, जब भी आपसे पूछता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन का मात्रा यानी कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, इट मीन्स टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। ठीक है, दिस द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड रिड्यूस रेनफॉल, जो कि आपको पहले बताया कि जैसे जैसे अगर हीट का टेम्परेचर यानी कि हीट का मात्रा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ एक और चीज़ क्या पढ़े लोग, रेनफॉल में जो है डिक्रीमेंट आएगा, और रेनफॉल डिक्रीमेंट का कारण क्या बनेगा आपका, ड्रॉट। क्लियर है। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि आपका जैसे जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इट मीन CO2 बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल घटेगा, और रेनफॉल घटेगा तो उस एरिया में क्या आएगा, ड्रॉट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है जहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉइल है, ठीक है, उसको हम लोग ना उसको वाटर मिल रहा है, ना उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ऊपर से पॉल्यूशन ही, उस जो सॉइल का लेयर उसमें सिर्फ पॉल्यूशन ही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन ही है तो क्या होगा वहाँ पे, उसका प्रॉपर्टीज यानी कि उसका जो अच्छाई है, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो चीज़ क्या होगा, घटेगा, यानी कि नेक्स्ट जो प्लांट उगाएंगे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। Deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by the plantation and vegetation. Fewer trees result in more soil erosion. यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था आपका, ठीक है, एक क्या था यहाँ पे फर्टाइल, यहाँ पे एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है। अब जैसे ही बारिश हुआ यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरा फर्टाइल लेयर को लेके चल जाएगा, वो बारिश में पूरा बहा देगा उसको। अब जैसे ही बह गया, यहाँ पे क्या बचा, इनफर्टाइल लैंड, यहाँ पे सिर्फ रॉक बच गया, जो अंदर का लेयर यानी कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो तो हट जाएगा, नीचे का लेयर जो है यानी कि नीचे क्या है, रॉक सब है,
वो सब बच जाएगा आपका। तो क्या होगा वहाँ पे सॉइल इरोजन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू अ चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज करता है, प्लांटेशन एंड वेजिटेशन अगर कम होगा तो सॉइल इरोजन का कारण बन सकता है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। क्या करेगा, जैसे आपका ऊपर का लेयर हट जाएगा तो नीचे का जो रॉकी लेयर है वो आपका ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स उसमें आप कम से ज़्यादा प्लांटेशन तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इट्स लेस फर्टाइल। उस जो अपर लेयर है सॉइल का उसमें क्या होगा, लेस ह्यूमस होगा और आपका फर्टाइल कम रहेगा। इट मीन्स प्लांटेशन के लिए, वेजिटेशन के लिए, कल्टिवेशन के लिए वो बहुत ही मतलब यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स एंड इट कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही मान लीजिए ना कि अगर वहाँ पे सारा फर्टाइल लैंड चल गया, बालू बचा वो भी हट गया, तो क्या बन जाएगा, वो डेजर्ट बन जाएगा। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखें, अगर स्टार्टिंग से देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन में हम लोग ये देखें कि सर्वाइवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्लियरिंग ऑफ लैंड, वहाँ का जो लैंड है उसको क्लियर कर देना और उस ट्रीज़ को किसी और पर्पस में यूज़ करना। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ क्या देखें कि उसका यूज़ क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है, जिसमें हम लोग आपका बताए थे कि आपका हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा, आपका रेनफॉल घट जाएगा, ठीक है, और रेनफॉल घटेगा तो ड्रॉट आएगा। फिर हम लोग उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, जिसमें हम लोग ये पढ़ें कि अगर मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई भी चेंज आता है तो आपका फर्स्ट ह्यूमस लेयर हट जाएगा, फर्टाइल लैंड हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, वो जो लैंड है वो एज अ डेजर्ट बच जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब क्या बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जो है ना वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को भी घटाता है। जैसे मान लीजिए ना कि कोई ट्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका जड़ जो होता है वो इस लैंड में वाटर होल्ड करके रखता है, वो उस लैंड में वाटर को होल्ड करने का काम करता है। जैसे ही मान लीजिए कि वहाँ से ट्री हटा, वहाँ का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हट जाएगा, उस जगह का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि उसका मॉलिक्यूल जो फ्री, यहाँ पे जहाँ वो पकड़ के रखा था, ये जो आपका जड़ है वो पकड़ के रखा था यहाँ पे, उतना ही वो क्या करेगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ही फ्री होगा उसको लेके चल जाएगा, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका हट जाएगा तो सॉइल को लेके चल जाएगा। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। अब क्या देख रहे हैं कि जो आपका मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल सरफेस में वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो देयर आर फ्लड्स, और इसीलिए वहाँ पे फ्लड आ जाता है। मान लीजिए कोई लेयर है, ठीक है, वहाँ पे पानी रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई भी ऐसा जरिया ही नहीं है जहाँ पे उसको रेजिस्ट कर सके वाटर को, तो क्या करेगा, आपका फ्लड आने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई एक लेयर है, ठीक है, यहाँ पे लैंड है, ठीक है, यहाँ पे अगर ट्री है इस जगह पर, यहाँ से आपका कहीं से भी फ्लड आता है तो यहाँ पे रोकेगा, फिर थोड़ा रोकेगा, थोड़ा रोकेगा। इट मीन्स उसका जो आपका लेयर, जो आने का जो लेयर है वो थोड़ा स्मूथ होते जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरा प्लेन एरिया है, ये पूरा प्लेन है, तो क्या होगा, डायरेक्टली वाटर एकदम एक अपना जो स्पीड पकड़ के रखता है उसी वेलोसिटी, उसी स्पीड से ट्रैवल करेगा वो। नेक्स्ट, सो द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसका टेक्सचर, कलर, बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो जाता है, ठीक है। वी हैव इट स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि फॉरेस्ट का बहुत सारा यूज़ है। अब जैसे मान लीजिए हमको वहाँ से कोई फ़ायदा मिल ही रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काटने का कोशिश, यानी कि उसका फ़ायदा, ह्यूमन बीइंग नेचर जो ऐसा होता है ना कि हम लोग उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको प्लांट से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमको मिलेगा, वो हम चाहेंगे कि हम ले सकें उस बेनिफिट्स को, बट उसका कारण क्या बन जाता है, डिफॉरेस्टेशन एक कारण बन जाता है, जिससे हम लोग को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर वो लेयर ऑफ अर्थ है जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। विच एग्जिस्ट सपोर्ट्स लाइफ, और यही एक जगह है जो सपोर्ट करता है लाइफ, और कोई आपका कोई ऐसा मतलब लेयर नहीं है जहाँ पे आपका लाइफ सपोर्ट करता है, सिर्फ एक बायोस्फीयर ही एक ऐसा लेयर है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मीन, बायो मीन्स बायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकली आपका जितना भी
डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्स यानी कि अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व पहेली एंड भूजू एंड देयर क्लासमेट्स, ही सेलेक्ट्स अ प्लेस। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टीचर है, ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक बायोलॉजिकल आपका रिजर्व जो है वहाँ ले जाने का तैयारी करते हैं, और वो पूछते हैं कि वहाँ क्या देख रहे हो आप लोग, किस तरह का फील किया आप लोग, क्या क्या चीज़ वहाँ पे रिजर्व में दिखाया गया, वो सब चीज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में क्या बताया गया है कि एरियाज जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं डिस्टर्बेंस से, यानी कि बाहरी कोई भी डिस्टर्बेंस से किसी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ जाता है, यानी कि कोई भी बाहरी कोई भी एजेंट उसको इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। फिर आता है आपका नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट, यानी कि नेशनल पार्क में क्या होता है ना कि एक बड़ा सा एरिया दिया जाता है उनको, ठीक है, उसमें जो भी एनिमल्स को रखा जाता है वो फ्रीली यूज रहते हैं, मतलब वहाँ पे ना उनको कोई रोक टोक नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पानी बह रहा है तो वहाँ से वो पीने के लिए फ्री है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में आपका हो गया बेतला नेशनल पार्क, वो सब जगह पे क्या होता है ना आपका कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड दे दिया जाता है उनको, एक पूरा बड़ा सा, जहाँ पे वो सारा चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पहाड़ हो चाहे पानी हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि लार्ज एरिया जहाँ पे वहाँ के उनके नेटिव पीपल भी रहते हैं, वो एनिमल्स, यानी कि उस जगह पे कोई रोक टोक नहीं रहता आपका, ठीक है, वहाँ के नेटिव पीपल उस एनिमल्स के साथ ही रहते हैं, जहाँ पे कंजर्वेशन लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, यानी कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो भी रह सकते हैं, एनिमल्स है वो भी रह सकते हैं, और बट उनको एक रिजर्व की तरह रखा जाता है, ठीक है, यानी कि उनको बाहरी कोई भी, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि वहाँ के ट्राइबल पीपल के अलावा अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ जाके नहीं रह सकते। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट, इसका रूल हम लोग के पास राइट नहीं है कि हम लोग वहाँ का रूल, जैसे मान लीजिए वहाँ के कोई ट्राइबल पीपल है, ठीक है, वो जाके वहाँ का रूल नहीं बना सकते, या फिर हम लोग है नॉर्मल पीपल है तो नहीं बना सकते। कौन इसका रूल बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। जितना भी रूल या मेथड या फिर जितना भी चीज़ है उससे रिगार्डिंग जितना भी आपका डिसीजन लेना है वो कौन लेता है? आपका गवर्नमेंट लेता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन और प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, यानी कि चाहे आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे जितना भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, सारा चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम किसका है? आपका गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बोल रहा है कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करता है। देखिए बेसिकली रिजर्व का काम ही क्या होता है? उसको आपका कंजर्व करना, ठीक है, उसको रिजर्व करना। तो आपका किसी में भी देखिए बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, चाहे नेशनल रिजर्व देखिए, चाहे नेशनल पार्क देखिए, सबका काम एक ही है, आपको कंजर्व करना उस प्लांट को या फिर उस एनिमल को, ठीक है। Aware that biodiversity is a variety of plants, animals and microorganisms generally found in that area. Biodiversity reserve आपका या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ना आपका कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स सब देखने को मिलता है हम लोग को। ऐसा नहीं कि बेसिकली सिर्फ एक एनिमल ही देखने मिलेगा, हम बस उसी को, अगर पांडा है तो सिर्फ पांडा ही को बचा रहे, नहीं, वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सब दिखता है हमको, ठीक है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। अगर उस एरिया का कोई कल्चर है या उस एरिया का कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पीसीज है जिसको बचाना है, वो कंजर्व करने का काम कौन करता है? आपका बायोस्फीयर रिजर्व करता है। बायोस्फीयर रिजर्व हैव मीनिंग कंटेन द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरियन पंचमढ़ी। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसके अंदर नेशनल पार्क आता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अब बहुत बड़ा जगह होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे नेटिव पीपल भी रह सकते हैं, वहाँ का कल्चर भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आप वहाँ पे कोई भी चीज़ को जाकर हम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अब फ्लोरा और फौना क्या होता है? As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. आप कहीं भी फॉरेस्ट गए, ठीक है, आप सबसे पहले क्या देखोगे
कितना ग्रीनी है वो, हम लोग कितना हरा भरा फॉरेस्ट दिख रहा है। बेसिकली कोई भी बच्चा जाएगा तो सबसे पहले क्या दिखता है, कितना हरा है, कितना अच्छा दिख रहा है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल ट्रीज या एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। सडनली पहेली फाइंड्स द रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स her, explaining that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. क्या बोल रहा है कि हम जाते हैं, मान लीजिए हम किसी बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं या किसी जगह पे फिर किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करते। हम लोग को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या मिलता है कि आप यहाँ पे किसी भी एनिमल्स को या किसी भी प्लांट्स को छू नहीं सकते, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली। कोई भी प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। Some of the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. Squirrel has a big fluffy tail and curious to know about it. देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे जैसे फॉरेस्ट में डीपली जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप का स्पीसीज देखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में आपका काऊ देखते हैं, डॉग देखते हैं, उनसे भी अगर कुछ अलग यानी कि भिन्न प्रजाति का अगर किसी टाइप के स्पीसीज को देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉक में चल जाती है, अच्छा ये क्या है, ये क्या, मतलब कुछ नया चीज़, नया स्पीशीज हम लोग अगर इनकाउंटर करते हैं तो वैसे ही यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो गए, जैसे ही डीप फॉरेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे, वो लोग देखते हैं कि अच्छा नया नया टाइप का स्पीसीज है यहाँ पे। तो आपका बेसिकली एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो एनिमल पाया जाएगा या बेसिक वो एक प्लांट पाया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि भारी मात्रा में एक ही जगह पे पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर झारखंड में है तो झारखंड में वो इस प्लेस में पाया जाएगा, मुंबई में तो मुंबई में मतलब अलग अलग जगह पे, झारखंड में पाया जा रहा है, मुंबई में पाया जा रहा है, चंडीगढ़ में पाया जा रहा है, नहीं, एक स्पेसिफिक सिर्फ एक जगह पे ही पाया जाएगा, उसके अलावा वो नहीं मिलेगा कहीं पे, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली found anywhere else. A particular type of animal plants which may be endemic to a zone, state or a country. यानी कि कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट हो या एनिमल जो कि सिर्फ एक जगह के लिए ही बने, जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए या पर्टिकुलर कंट्री के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल या फ्लाइंग स्क्वायरल एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए जो कि एंडेमिक हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं दिखेंगे। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे बाइसन हो गया, जो इंडियन जायंट स्क्वायरल हो गया, ये सारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। स्पीसीज क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा स्पीसीज देख लेते हैं। जो इतना वर्ड यूज किया जा रहा है उसका मतलब होता क्या है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वी आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट अ मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज, नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। यानी कि स्पीसीज क्या होता है कि एक ही प्रकार का कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक स्पीसीज यानी कि ह्यूमन बींग है, ठीक है, तो मेरा बच्चा जो होगा वो ह्यूमन बींग ही होगा, कोई और दूसरा बच्चा तो नहीं निकल सकता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि स्पीशीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी कि एक ही जैसा बहुत सारा लोग या फिर बहुत सारे एनिमल्स या फिर बहुत सारा प्लांट्स जो आर कैपेबल, यानी कि अगर उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सेम होगा और उसी सेम मेंबर से ही निकल सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग है तो मेरा बच्चा जो होगा वो ह्यूमन बींग ही होगा, और अगर मान लीजिए कि हम अगर किसी मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें जो मदर या फादर इन्वॉल्व होते हैं तो जो फादर होगा वो भी कौन होगा, ह्यूमन बींग ही होना चाहिए। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें क्या है आपका, wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living conditions to wildlife। अब जैसे वाइल्ड लाइफ, जैसे मान लीजिए ना कि एक होता है खुला जंगल में किसी जानवर को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको वहाँ भी सारा सूटेबल चीज़ मिल रहा है कि हाँ भाई उसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है ना कि हम लोग उसको सूटेबल लिविंग कंडीशंस
देते हैं उस वाइल्ड एनिमल्स को, यानी कि वाइल्ड एनिमल को ऐसा नहीं है कि आप पिंजरा में बंद कर दिए या रख दिए, नहीं, एक बड़ा सा एरिया दिए, उसका पूरा एक इन्वायरमेंट हम लोग बनाते हैं खुद से कि वहाँ पे पानी होना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ हो रहा है ना जिसकी वजह से एनिमल्स इंडेंजर्ड हो चुके हैं, जैसे कि आपका हो गया कि किसी जंगल में आग लग जाना या कुछ प्रॉब्लम हो जाना या खाना नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, डिफॉरेस्टेशन होना, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है आपका एनिमल्स को। तो क्या करता है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या करता है, आपका एक सूटेबल इन्वायरमेंट उसको देता है, एक लिविंग कंडीशन देता है, किसको, वाइल्ड एनिमल्स को, ऐसा नहीं कि पेट को दे रहा, नहीं, वाइल्ड एनिमल्स को, जैसे कि आपका शेर हो गया, चीता हो गया। He also tells them people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as raising their livestock, collecting their medicinal plants and pyroots। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ खास बात भी है कि वहाँ से आप जो मेडिसिनल प्लांट्स है या फिर कुछ लाइववुड्स है या फिर वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जाके काट नहीं सकते उस प्लांट को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स है या जो भी चीज़ है उसको आप ले सकते हैं, या फिर जिसके मान लीजिए कैटल्स होते हैं उसको आप वहाँ पे घास ये चराने के लिए ले जा सकते हैं। These are some facilities that are provided by the wildlife sanctuaries। अब आता है नेशनल पार्क्स। बेसिकली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लिया, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। Children are now eager to go. These Mahadev tell them these reserves are large and diverse enough to protect the whole set of ecosystem. The preserve flora and fauna landscape and historic object in area. Satpura National Park is the first reserve in the forest of India। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सतपुरा नेशनल पार्क, ये चीज़ को याद रखिएगा, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्या यहाँ पे मिलता है, फाइनेस्ट इंडियन टीक जो वो सतपुरा नेशनल पार्क में मिलता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें क्या जाने कि सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। दूसरा यहाँ पे क्या मिलता है आपका, इंडियन फाइनेस्ट टीक मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। अब नेशनल पार्क का काम क्या होता है, नेशनल पार्क जो होता है ना कि लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। नेशनल पार्क इतना बड़ा तो उसका लैंड होता है कि वो पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम को रख सके, एक अपने अंदर एक इकोसिस्टम बना कर रखता है वो, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे आपका वाटर सप्लाई रहेगा, प्रॉपर ट्री रहेगा, सब कुछ एक प्रॉपर इकोसिस्टम, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग जो एक अर्थ दिखाते हैं वहाँ पे वो प्रॉपर एक अपना इकोसिस्टम रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे है, इट इज़ अ pity that even protected forests are not safe because people living in that neighborhood encroach and upon them and destroy them। अब जैसे मान लीजिए ना कि कुछ ऐसे आपका एरियाज है जिसको हम रिजर्व करके रख दिया, बट फिर भी वहाँ का जो एनिमल्स हैं, वहाँ का जो प्लांट्स है वो सेफ नहीं है, बिकॉज उसको ना बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक बाउंड्री नहीं मारा जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ जो नेबर के लोग हैं या फिर जो आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, एंटर करके वहाँ से या तो पेड़ काट देंगे या तो एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या मतलब किसी ना किसी तरह से वो हार्म करते हैं, इसलिए अभी भी वो सेफ नहीं है प्रॉपर तरीके से। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड दैट विजिट द जूज, दे रिकॉल द जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। यानी कि जू ऐसा जगह जहाँ पे एनिमल को भी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। As the children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. वहाँ they explain that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country। क्या बोला कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको कौन लॉन्च किया है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्यों किया है, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, यानी कि इंडेंजर्ड टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि गवर्नमेंट आपका लॉन्च किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट was to ensure the survival and maintenance of tiger population in the country। यानी कि सर्वाइवल और मेंटेनेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए क्या किया गया था, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। क्या बोला कि टाइगर एक ऐसा स्पीसीज है जो कि स्लोली डिसअपियर कर रहा है, ठीक है।
But Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that significant increase in population of tiger has been seen here. यानी कि हर जगह जैसे जैसे हम देखेंगे ना कि टाइगर का जो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडेंजर्ड बनते जा रहा है, यानी कि इसका जो क्वांटिटी वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे. बट सतपुरा जो है, सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ पे ही एक ऐसा जगह जहाँ पे ये देखा जा रहा है ना कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. क्लियर है? Once upon a time, animals like lion, elephant, wild animals had become difficult because the disturbance in their natural habitat. यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि एक टाइम था ना जब सारा चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बफेलो उसको बारहसिंगा सतपुरा नेशनल पार्क, एनिमल्स हुज नंबर डिमिनिश टू लेवल दे माइट फेस एक्सटेंट नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स. अब इंडेंजर्ड एनिमल्स यहाँ पे जो हम इंडेंजर्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा ना जो ख़त्म हो जाएगा. जैसे बहुत सारा ऐसा एनिमल्स है जिसका आप लोग एक्सटेंट देख चुके हैं, बट अभी भी कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो ख़त्म हुए तो नहीं है, एक्सटेंट हुए नहीं है, बट होने के कगार पे हैं, जो कि ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन में. ठीक है, जैसे कि आपका डायनासोर हो गया जो कि एक्सटेंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं. बहुत सारा ऐसा रीजंस है जहाँ पे ना हंटिंग, ग्रेजिंग और यहाँ पे प्रीचिंग आपका एनिमल से जो हम लोग करते थे पहले, जो आप लोग को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखाया गया था कि आप वहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं, एनिमल्स अपने कैटल्स को लेके मूव करा सकते हैं. तो जो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बंद कर दिया गया जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. क्या क्या चीज़? in order that to protect the plants and animals, strict rules are imposed in all the national parks. क्या बोला गया कि हर एक नेशनल पार्क में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स डाले गए. क्या क्या रूल्स है वो? ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, सब कुछ बंद करा दिया गया है. यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व में था, आपका बायोस्फीयर रिजर्व में था, वो चीज़ नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आप कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स, कोई भी लाइव स्टॉक, कोई भी कैटल कुछ नहीं कर सकते, आप कोई ग्रेज नहीं करा सकते, उसका आप ऊपर का खाल नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते. वेस्ट मटेरियल ही क्यों ना वो वहीं रहेगा. ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते. Mother tells the Paheli, small animals are much more in danger of becoming extinct more than bigger animals. At times we kill snake, frogs, kids, beets, roots, without realizing their importance in the ecosystem. क्या होता है ना कि यहाँ पे बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि हम लोग जितने भी स्मॉल एनिमल्स होता है उनका एक हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझते. हम लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं. ठीक, जैसे मान लीजिए ना फ्रॉग चल रहा है, उसको कोई मार दिया, या फिर उसको हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझते इकोसिस्टम में, बट उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कहीं ना कहीं हर एक लिविंग बींग्स का एक इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया ही क्यों ना, कहीं कहीं वो उसका एक इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में. ठीक है, बट ये चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं. एंड इकोसिस्टम इज मेड अप. इकोसिस्टम बेसिकली, इकोसिस्टम का मतलब होता क्या है? इकोसिस्टम वो होता है जिसमें सारे टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म along with non-living components such as climate, soil and river delta, सब कुछ एग्जिस्ट. इकोसिस्टम मतलब क्या? हर एक टाइप का फैसिलिटी जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, अब आता है रिजर्वोयर टू रिलैक्स सम. रेड डाटा बुक. ये रेड डाटा बुक अब क्या होता है? यहाँ पे एक टॉपिक एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है, रेड डाटा बुक. इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि रेड डाटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. यानी कि वो एक ऐसा बुक है, एक ऐसा रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जहाँ पे जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, यानी कि आपका जो एक्सटेंट होने वाले हैं, एक्सटेंट टू बी, उन सब का नाम वहाँ पे नोट किया जाता है. रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. यानी कि ये जो होता है, ये रेड डाटा बुक जो है वो इंटरनेशनली रखा जाता है, पूरे कंट्रीज सबको मिला के, यानी कि टोटल पूरे वर्ल्ड में कितना बचा है एनिमल्स या कितना मात्रा में है. जैसे पांडा है, ठीक है, पांडा अगर इंडिया में कम है लेकिन कुछ ऐसे जगह पे है, स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे ज़्यादा है, तो पूरे इंटरनेशनली वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस प्लेस में इतना ज़्यादा पांडा प्रेजेंट है. इंडिया अपना एक रिकॉर्ड रखता है, भले वो इंटरनेशनली एक रेड डाटा बुक रखता है, बट इंडिया अपना भी एक रेड डाटा बुक रखता है जिसमें वो खुद सिर्फ इंडिया का ही सारा चीज़ रिकॉर्ड करके रखता है. अब आता है माइग्रेशन. द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स द डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस दे और नियर द तवा. माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है ना आपका, जिसमें क्या होता है कि सारे जितने भी आपका यहाँ पे होगा, माइग्रेशन क्या होता है ना आपका बेसिकली कि मतलब
जैसे कोई एक पंछी है, ठीक है, हम कोई एक बर्ड का बात करते हैं। एक बर्ड जो होता है वो गर्मी में किसी और प्लेस में रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि जहाँ पे ठंडा प्लेस में उसको हैबिटेट ठंडा हैबिटेट का, ठीक है, तो क्या करेगा कि जब अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी एक प्लेस में गर्मी पड़ रहा है, तो क्या करेगा कहीं और माइग्रेट करके चल जाएगा जहाँ पे ठंडा पड़ रहा है। फिर जैसे इस एरिया में ठंडा आएगा वो वापस से इस प्लेस में आ जाएगा माइग्रेशन करके। मतलब बेसिकली वो अपना टेम्परेचर के हिसाब से या हैबिटेट के हिसाब से शिफ्ट करते रहता है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं रिजर्वॉयर टू Migratory birds fly to areas every year during a particular time because climate changes. Climate change की वजह से migratory birds जो है वो fly करते रहते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक। They fly for laying। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडा देने के लिए भी फ्लाई करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ही वो अंडा देंगे या स्पेसिफिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन में ही अंडा देंगे, ठीक है। Natural habitat become very cold and inhospitable birds who cover long distance to reach another land known as migratory birds। यानी कि ऐसा नहीं कि अब हाँ झारखंड में तो रांची तक पहुंच गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रॉपर डिस्टेंस तय करते हैं इस जगह से उस जगह तक। वो अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस तय करके आते हैं उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिसाइकलिंग पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या है? He tells them that it takes 17 full-grown trees to make a ton of paper। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक 17 फुल ट्रीज मिलता है तब जाके 1 टन ऑफ पेपर बनता है। यानी कि जो पेपर को हम लोग फाड़ के वेस्ट कर देते हैं या फिर जितना भी ऐसे फेंक देते हैं ज़मीन पे, उसको बनाने के लिए टोटल 17 फुल ग्रोन ट्रीज यूज़ होता है 1 टन ट्री बनाने के लिए। Therefore, save paper। Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use। यानी कि एक पेपर जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं ऐसे उसको हम लोग 5 to 7 टाइम्स यूज़ करेंगे, तब टोटल हम लोग 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। अगर मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर एक शीट भी बचाता है या प्रॉपर एक कॉपी बचाता है तो कितना सारा पेज हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक कॉपी यूज़ किया आप, ठीक है, उस कॉपी को क्या करते हैं आप वापस से रिसाइकल में दे देते हैं, ठीक है। वो क्या, वो वापस से जितना कॉपी वो एक टाइम और रिसाइकल हो गया, फिर मान लीजिए उसको 5 to 7 टाइम रिसाइकल करके यूज़ करना इज़ वेरी बिग डील, ठीक है। वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकल। बाय दिस वी आर नॉट से ट्रीज बट ऑल्सो एनर्जी एंड नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि सिर्फ एक पेड़ ही नहीं बचा सकते हम लोग, यानी कि उसके पीछे जितना एनर्जी यूज़ होता है, जितना भी हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, जितना भी आपका एनर्जी, वाटर, सब कुछ जो भी चीज़ यूज़ हो रहा है एक पेपर प्रॉपर बनाने के लिए, वो सारा चीज़ ही सेव हो सकता है। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन द पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस्ड। यानी कि पेपर बनाने के लिए जो हार्मफुल आपका जो केमिकल्स यूज़ होता है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपका? आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर आपका खराब हो रहा है तो उसको सही करने का तरीका भी दिया होता है। कोई भी चीज़ अगर खराब होता है तो उसका सही करने का तरीका दिया होता है। तो डिफॉरेस्टेशन को सही तरीका क्या है आपका, इसको सही करने का तरीका क्या है आपके पास? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टोरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अगर मान लीजिए किसी एरिया से प्लांट हटा दिया गया तो लॉस इतना सारा हो रहा है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, आप वापस से पेड़ लगा दो। तो वापस से क्या बोल रहा है कि प्लांटिंग न्यू ट्रीज। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। क्या बोल रहा है कि जो उस फॉरेस्ट में जिस टाइप का ट्री पाया जाता था पहले से उसी टाइप ऑफ ट्री। यानी कि अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक लैंड है, यहाँ पे अगर मैंगो ट्री था तो आपको वहाँ पे मैंगो ट्री ही लगाना है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके एप्पल ट्री लगा के आ गए, ठीक है। बिकॉज अगर कोई चीज़ अगर उग रहा है तो वहाँ पे उस सेम हैबिटेट पे उगता है जिसको वहाँ पे आदत है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कश्मीरी एप्पल तो नहीं उगा सकते यहाँ पे, या फिर कोई स्पीसीज यहाँ पे जो पाया जाता है वही उगा सकते हैं, ठीक है। We should plant at least as many as we cut. Reforestation can take place naturally if the deforested area is left undisturbed, establish itself its natural deforestation. There is no role of human being. We have already caused tremendous damage to our forest. क्या बोल रहा है कि हम लोग अगर वहाँ पे प्लांट नहीं उगाते हैं तो क्या होगा? ट्रेमलस लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि ट्रेमेंडस लॉस यानी कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उस जगह का लॉस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
रिटेन ग्रीन बेल्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। एक और चीज़ यहाँ पे है कि मान लीजिए हम लोग बहुत सारा बोलते हैं ना फ्यूचर हेरिटेज के लिए कुछ छोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फ्यूचर जनरेशन है, जो अभी हम लोग जो चीज़ यूज अभी हम लोग के लिए तो प्रॉपर है, ठीक है, कितना भी डिफॉरेस्टेशन हो, कितना भी कुछ हो जाए, बट हम लोग के लिए वो चीज़ इनफ है कि हम लोग सर्वाइवल देख सकते हैं। बट हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो या हार्मफुल होगा, क्योंकि वो लोग नेक्स्ट जनरेशन जो है ये चीज़ को नहीं देख पाएगा। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट इंडिया हैज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। This act aimed at the preservation and conservation of natural forest, meeting the basic needs of people living in the near the forest। यानी कि क्या बोल रहा है कि बहुत सारा मतलब जो है इंडियन आपका रिजर्वेशन एक्ट होता है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि उसके आसपास के जो लोकल एरियाज़ है उनके लिए इनफ हो जाए उतना आपको पेड़ लगा देना है या फिर उतना आपको बचा के रखना है, ठीक है। After some rest, Mahabji asked the children to start reading back because it's not advisable to stay in the jungle after the sunset। और सनसेट के बाद वहाँ पे किसी भी फॉरेस्ट में आपको अलाउड नहीं होता। एक स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है, कहीं भी चाहिए आप, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व चल जाइए, चाहे नेशनल पार्क, वहाँ पे टाइम दिया रहता है कि आप या तो वहाँ पे 12 से 5 ही रह सकते हैं या 12 से 4 ही रह सकते हैं या फिर सुबह 9 से 5 रह सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे सारे एनिमल्स का सोने का टाइम होता है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑन गेटिंग प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक मादी फॉर गाइडिंग देम फॉर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो क्या होता है कि हम लोग अगर कॉलेज से आपको कभी या फिर स्कूल से अगर आपको मौका मिलता है तो आप डू विजिट दैट प्लेसेस, जैसे कि आप किसी नेशनल पार्क में चल जाइए या किसी बायोस्फीयर रिजर्व में चल जाइए, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं या क्या क्या वहाँ पे आपका ये रहता है कि हाँ इस चीज़ को आप नहीं छू सकते। क्यों बनाया जाता है, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कौन से एनिमल्स अगर मान लीजिए आप वहाँ पे सामने आ जाते हैं तो कैसे बचे उनसे, बहुत सारा चीज़ आप लोग को सिखाया जाएगा वहाँ पे। तो इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी कवर कर लिए, बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिए, डिफॉरेस्टेशन कवर हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, जितना भी अलग अलग टाइप के स्पीसीज जो एक बायोस्फीयर में रहते हैं वो बायोडाइवर्सिटी हो गया। फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक लैंड दिया जाता है जिसमें उसको प्रॉपर सारा सूटेबल सारा चीज़ उसको प्रोवाइड किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे प्लांट आपका कट कर दिया जाता है दूसरे यूज़ के लिए। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जहाँ पे जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो प्रॉपर एक लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इकोसिस्टम जहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं आपके। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि एक्सटेंट टू बी होते हैं, ठीक है, एक्सटेंट होने के कगार पे रहते हैं बट अभी एक्सटेंट हुए नहीं है। फिर एंडेमिक स्पीसीज क्या था आपका कि एंडेमिक स्पीसीज में था कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वो एक स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाया जाएगा, या तो पर्टिकुलर कंट्री में हो, चाहे पर्टिकुलर एरिया में हो, चाहे पर्टिकुलर स्टेट में हो। एक्सटेंट यानी कि जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स, डोडो, ऐसे बहुत सारे ऐसे डक हैं या सॉरी बहुत सारे ऐसा स्पीसीज है जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं। फ्लोरा एंड फौना आपके ऐसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो कि आपका पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या था आपका, जो कि एक लार्ज डिस्टेंस कवर करके आते हैं कहीं से, या तो एग देने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए कहीं से एक लार्ज स्पीसीज में आता है आपका। फिर आ गया आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या होता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री रखे। रिफॉरेस्टेशन यानी कि हम लोग ट्री जो है वापस से लगाते हैं, वही सेम स्पीसीज का ट्री जो वहाँ पे ऑलरेडी पाया जाता था उसको लगाते हैं हम लोग। और सेंचुरी क्या होता है, यानी कि जो आपका रिजर्व करने के लिए हम लोग रखते हैं। क्लियर है ये चैप्टर, आप पे क्लियर हो जाता है आपका। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे।